आगामी परीक्षाओं के लिए जीएस में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जिनके आने की संभावनाएं सबसे अधिक हैं, उनको हम लोग टेस्ट के माध्यम से देखते हैं। आज के टेस्ट में जो पहला टेस्ट है, उसमें हमने इतिहास के प्रश्नों को लिया है। शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है और आप लोग भी इसका उत्तर देने की कोशिश करिएगा। निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? सिंधु सभ्यता में बहुत सारे स्थल सिंधु सभ्यता से हमको प्राप्त हुए हैं। उसमें कुछ स्थल ऐसे भी हैं जो उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हैं। ये जो 4 स्थल दिए गए हैं, इसमें कालीबंगा, लोथल, आलमगीरपुर और हुलास। इसमें आपको बताना है नीचे दिए गए कोट से कि कौन सा ऐसा स्थल है जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कालीबंगा जो है, कालीबंगा ये राजस्थान में स्थित है। लोथल गुजरात में स्थित है। लोथल एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था सिंधु घाटी सभ्यता का। आलमगीरपुर मेरठ में स्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश में ही है। और हुलास भी उत्तर प्रदेश में ही स्थित है, जो कि वर्तमान में सहारनपुर ज़िले में है। तो इसमें ऑप्शन 3 और 4 ये दोनों उत्तर प्रदेश में स्थित होंगे, यानी ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगर इसकी हम व्याख्या देखें तो इसमें लिखा है आलमगीरपुर, बड़ा गांव और हुलास ये सिंधु सभ्यता से संबंधित केंद्र हैं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। इसके अतिरिक्त जो कालीबंगा है वो राजस्थान में और लोथल गुजरात में स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित नगर हैं। ओके, चलिए दूसरा प्रश्न है, पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? देखिए, पुष्यमित्र शुंग ये शुंग वंश के संस्थापक थे और इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ किया था। इसके बारे में जानकारी इनके राज्यपाल धनदेव ने एक लेख लिखा था जिसका नाम था अयोध्या लेख, उसी से मिलती है। ऑप्शन सी इसमें सही है। इसकी व्याख्या देख लीजिए। अयोध्या अभिलेख से पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने की जानकारी मिलती है। शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके की थी। यह एक कट्टर ब्राह्मणवादी था और इसने 2 अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। सुप्रसिद्ध संस्कृत व्याकरण पतंजलि इसके अश्वमेध यज्ञ के पुरोहित थे। तो याद रखिएगा, प्रश्न इस टाइप से भी पूछ सकता है कि पतंजलि किसके समकालीन थे, किस शासक के? तो आपका उत्तर होगा पुष्यमित्र शुंग के। ओके, अगला है, मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ है। चकला क्या है? चकला ये सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई था, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। तो ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगर इसकी हम व्याख्या देखें तो लिखा है, मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ है। यह सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई था, लेकिन सरकार के समान इसको दर्जा नहीं प्राप्त था, सरकार के समानार्थी नहीं था। अगला प्रश्न है, सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दामों को किस नाम से जाना जाता है? सुरक्षा के लिए जो मराठा लोग कर लेते थे उसको चौथ कहा जाता था। ऑप्शन बी सही है। देखिए, मराठा शासन में 2 प्रमुख कर थे, चौथ और सरदेशमुखी। जिसमें जो सरदेशमुखी था वो इसलिए लिया जाता था क्योंकि ऐसा माना जाता था कि जिस क्षेत्र में राजा है वो राजा मतलब उस क्षेत्र का सबसे प्रधान है। इसी वजह से सरदेशमुखी लिया जाता था, उस देश का राजा होने के नाते उसको दिया जाता था। जबकि जो चौथ था वो एक प्रकार से सैन्य कर था, ठीक है, जो विजित क्षेत्र से उनसे वसूल किया जाने वाला कर था, जो जीते गए क्षेत्र से। इसकी व्याख्या पढ़िए तो ज़्यादा समझ में आएगा। 1752 ईस्वी तक मराठे अपनी शक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंच गए थे और मुग़ल बादशाह उनके हाथों की कठपुतली बन गए। वे संपूर्ण भारत से चौथ और सरदेशमुखी नामक कर वसूलने लगे। रानाडे के अनुसार चौथ एक सैन्य कर था जो तीसरी शक्ति के आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करने के बदले में वसूल किया जाता था, जबकि सरदेसाई के अनुसार चौथ विजित क्षेत्रों से वसूल किया जाने वाला कर था। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था?
खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण अकबर की धाय माँ माहम अनगा ने करवाया था। माहम अनगा का नाम आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। जब अकबर के बारे में पढ़ते हैं तो आपने वहाँ पर पढ़ा होगा कि 1560 से लेकर 1562 ईस्वी तक पेटीकोट या पर्दा शासन उसको कहा जाता था, वो जो शासन था उसमें मुख्य थी माहम अनगा। ये उसकी धाय माँ थी। 2-3 वर्षों तक उसने ही शासन किया था, जिसको पर्दा शासन या पेटीकोट शासन के नाम से इतिहास में जाना जाता है। तो यही वो यही माहम अनगा हैं जिन्होंने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था। अगला है, निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था? ये थे लॉर्ड डफरिन। ऑप्शन ए इसमें सही होगा, लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन को चुनौती देते हुए कहा था कि यह केवल एक सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि कांग्रेस को किसने सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था कहा था? तो आपका उत्तर होगा लॉर्ड डफरिन। ओके, अगला प्रश्न है, निम्न घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये चारों, जब अंग्रेज काल में शिक्षा का विकास हो रहा था तो ये चारों आयोग शिक्षा से संबंधित हैं और उसी में आपको बताना है कि कौन सबसे पहले बना और कौन सबसे बाद में आया। अगर हम इसको देखें तो वुड का घोषणा पत्र सबसे पहले आया था 1854 में। इसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र। इसके बाद दूसरे नंबर पर आया हंटर आयोग 1882 में। ये प्राथमिक शिक्षा से संबंधित आयोग था। फिर सैडलर आयोग आया 1917 में और लास्ट में सार्जेंट योजना आई थी 1944 में। तो यहाँ पर सी, फिर ए, फिर बी, फिर डी, CABD, यानी ऑप्शन डी सही होगा, CABD। ठीक है, व्याख्या में भी वही है। वुड का घोषणा पत्र 1854 में, हंटर आयोग 1882 में, सैडलर आयोग 1917 में और सार्जेंट योजना 1944 में आई थी। ओके, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नेताओं में किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी? देखिए, जब क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू हुई थी तो उसमें एक 1901 में एक संस्था का निर्माण हुआ था जिसका नाम था मित्र मेला। मित्र मेला 1901 में इसकी स्थापना हुई थी और यही मित्र मेला आगे चलकर 1904 में अभिनव भारत समाज के रूप में परिवर्तित हो गया, जिसकी स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने की। BD सावरकर, ऑप्शन बी इसमें सही होगा, BD सावरकर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन स्थान से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? पशुपालन का प्रमाण मध्यकाल में ही मिलता है सर्वप्रथम, और उसमें मध्य पाषाणकालीन जो सबसे बड़ा स्थल माना जाता है राजस्थान का बागोर, वहीं पर पशुपालन के सर्वप्रथम प्रमाण मिलते हैं मध्य पाषाण काल में। यहाँ पर आपको 2 प्रश्न मिल गए हैं। पहला कि पशुपालन के प्रमाण कहाँ पर मिलते हैं, तो बागौर में राजस्थान में। उससे पहले ये आपको जानना चाहिए कि पशुपालन के सर्वप्रथम प्रमाण हमको मध्य पाषाण काल में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? बागौर में मिलते हैं। और ये जो बागौर है वो राजस्थान में स्थित है और मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा ये स्थल माना जाता है। ठीक है, कौन? बागौर। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। आपको कथन और कारण पढ़कर और नीचे दिए गए कोट से उत्तर बताना है। कथन पहला है, मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया। कारण है, आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं जिन्हें समा कहा जाता था के शौकीन थे। देखिए, कथन और कारण ये दोनों बिल्कुल सही है, लेकिन दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। इसको आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा, क्योंकि देखिए अगर मैं कारण पढ़ता हूँ, आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं जिन्हें समा कहा जाता था उसके शौकीन थे, मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया, ये दोनों एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे हैं, जबकि दोनों सही हैं, लेकिन कथन और कारण में बहुत ज़्यादा संबंध नहीं दिख रहा है, इसीलिए कथन कारण की व्याख्या नहीं कर रहा है। किंतु ए और आर दोनों सही हैं, तो यानी ऑप्शन बी इसमें
सही होगा। ओके, तो इस प्रकार से आज के लिए इतना ही करते हैं। शुरुआती टेस्ट हैं, इसमें भी आपको प्रश्नों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती मिलेगी और ऐसे ऐसे प्रश्न आएंगे जिसमें आपको सबसे अधिक संभावनाएं रहेंगी वो पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।